नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप सुन रहे हैं परमार की बात। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा किया था कि लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है। भले ही चुनाव आयोग ने डुगडुगी नहीं बजाया हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने डुगडुगी बजा दी है। साथ ही साथ मैंने यह भी बताने का प्रयास किया था इस बार सिवान लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने वाली है। इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, कुछ लोगों ने फोन करके भी बहुत कुछ कहा है, कुछ सुझाव दिया है, तो कुछ शिकायतें भी की है। सबकी अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी सोच है। मुझे जहां तक लगता है कि मैं सही हूं, भारतीय जनता पार्टी ही सिवान में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। और जब तक यह वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन अपने अंतिम चरण में होगा, लगभग समाप्त ही हो गया होगा। और सूत्र जो बता रहे हैं वह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता सिवान से दिल्ली गए हैं उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि लोकसभा चुनाव हमें ही लड़ना है और आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर लीजिए। अब जब भारतीय जनता पार्टी सिवान में लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो स्वाभाविक है कि उम्मीदवारों की भी चर्चा हो रही होगी। आप भी जानना चाहते होंगे कि भाजपा किन्हें चुनाव लड़ा रही है। तो अभी तक का अगर हम आकलन करें तो पार्टी के द्वारा ऐसा कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुआ है कि हम किसको चुनाव लड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है और चुनाव किसको लड़ना है यह घोषणा केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा की जाती है। लेकिन तैयारियों को देखते हुए लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। अभी तक जो दो सबसे चर्चित उम्मीदवार हैं सिवान लोकसभा सीट के लिए, एक हैं बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, दूसरे सबसे चर्चित उम्मीदवार हैं सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी। अब दोनों लोगों के विषय में हम थोड़ी बहुत चर्चा करें तो अगर सिवान भाजपा के कार्यकर्ताओं से आप बात करेंगे तो आम कार्यकर्ताओं की राय है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो और आम कार्यकर्ताओं में बहुमत मंगल पांडे के पक्ष में है। ऐसे ओम प्रकाश यादव जी भी बहुत गंभीर प्रत्याशी हैं, सिवान के दो बार सांसद रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत स्वास्थ्य के कारण को लेकर के कार्यकर्ता सशंकित हैं। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी हो सकता है। अब हम अगर मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे कदावर नेता हैं। सिवान के लगभग सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क है। काफी लंबे अरसों से बिहार की राजनीति में हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और एक सफल स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। लेकिन भाजपा की अंदरूनी बातों पर अगर हम गौर करें तो सिवान भाजपा में एक गुट ऐसा भी है जो एक विशेष वर्ग से आता है। वे लोग नहीं चाहते हैं कि मंगल पांडे यहां से चुनाव लड़े, क्योंकि उनकी राजनीति डैमेज हो जाएगी मंगल पांडे अगर यहां से सांसद हो जाते हैं तो यह गुट काफी सक्रिय है कि मंगल पांडे चुनाव नहीं लड़े। वहीं दूसरी ओर भाजपा की अंदरूनी व्यवस्था को अगर हम देखें समझे तो हाल फिलहाल में मंगल पांडे बंगाल के प्रभारी हैं, पिछले काफी दिनों से बंगाल के प्रभारी हैं। इस नाते भी देखा जाए तो भाजपा में आमतौर पर जो प्रभारी होते हैं दूसरे प्रदेशों में वह चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन मंगल पांडे की तैयारी जिस ढंग से है और भाजपा के सिवान के वरिष्ठ नेता जो अभी भाजपा की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनसे अगर व्यक्तिगत बातचीत की जाए तो उनका स्पष्ट कहना है कि मंगल पांडे एक प्रमुख दावेदार हैं और मंगल पांडे प्रत्याशी हो सकते हैं। ये तो भविष्य के घर में छिपा है कि मंगल पांडे प्रत्याशी होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मंगल पांडे की जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, गांव-गांव में दौरा चल रहा है, उससे लगता है कि मंगल पांडे को पार्टी ने आश्वस्त किया है कि आपको चुनाव लड़ना है।
एक चर्चा और भी हो रही है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंगल पांडे पुनः मंत्री बनाए जाएंगे। तो अगर मंगल पांडे पुनः मंत्री बनाए जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी चुनाव लड़ने की संभावना छीन हो जाए। लेकिन एक बात और भी है कि मंगल पांडे विधान परिषद के सदस्य हैं और विधान परिषद में उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः उनको विधान परिषद में रिपीट करेगी? अगर मंत्री बना दिए जाते हैं तो फिर विधान परिषद में रिपीट करना होगा उनको, नहीं तो फिर वो मंत्री नहीं रह सकते हैं। कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कार्यकर्ताओं की माने तो मंगल पांडे प्रत्याशी हो रहे हैं। मंगल पांडे की तैयारियों को देखा जाए तो लग रहा है कि वो प्रत्याशी हो रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट कुछ नहीं है। अब हम आते हैं अपने पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी पर। ओम प्रकाश यादव जी एक प्रबल दावेदार हैं, उनका हक भी बनता है, क्योंकि पिछली बार सिटिंग गेटिंग में जदयू को यह सीट चला गया था, ओम प्रकाश जी को टिकट से वंचित होना पड़ा था, तो मूल हक उनका बनता है। लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा करके पार्टी ने एक मैसेज भी देने का प्रयास किया कि उनको एडजस्ट किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से वो चुनाव नहीं जीते और आज सक्रिय हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई थी, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए लगातार जनता के संपर्क में हैं, कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं और उनकी दावेदारी काफ़ी प्रबल है। पिछड़े वर्ग से आते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को टिकट देती है, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पिछड़ा वर्ग अति महत्वपूर्ण है, केंद्र बिंदु में है, तो उस दृष्टिकोण से ओम प्रकाश यादव जी का दावा बहुत मजबूत बन रहा है। अब ये भविष्य के गर्भ में छिपा है कि ओम प्रकाश यादव जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी नहीं देगी, लेकिन उनकी तैयारी है कि हमको चुनाव लड़ना है। उनके समर्थक भी लगे हुए हैं। ये तो दो प्रमुख दावेदार हुए जिनकी चर्चा है कार्यकर्ताओं के बीच में। 19, 20, 21 जो भी हो, कुछ लोगों की चर्चा कम है, कुछ लोगों की चर्चा ज़्यादा है, लेकिन दोनों लोगों की चर्चा बहुत प्रबल है और लगता है कि ये दोनों में से ही कोई चुनाव में उतरेंगे। लेकिन कुछ लोग अंदर खाने भी हैं, कुछ लोग दूसरी पंक्ति में भी हैं जिनकी भी चर्चाएं हो रही हैं। उनमें दरौंदा के विधायक रणजीत सिंह और व्यास सिंह का भी नाम है। काफी गंभीरता से उनका नाम लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर नजर रखने वाले पटना और सिवान के जो जानकार हैं, उनका कहना है कि अगर पार्टी मंगल पांडे, ओम प्रकाश यादव दोनों को लेकर के पार्टी के सामने अगर असमंजस की स्थिति बनती है तो पार्टी हो सकता है कि व्यास सिंह पर अपना दावा खेले। व्यास सिंह युवा भी हैं, लोकप्रिय भी हैं और लगातार 2 चुनाव उन्होंने जीत दर्ज की है। पहला उपचुनाव जो वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े और उन्होंने पूरे सरकार की औकात बताते हुए एक शानदार जीत दर्ज की। दूसरे बार वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दरौंदा विधानसभा लड़े और दरौंदा विधानसभा में काफ़ी कठिन लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन उस लड़ाई को भी उन्होंने शानदार तरीके से जीता और लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, निर्विवाद चेहरे हैं। प्रदेश के नेता भी उन्हें पसंद करते हैं। प्रदेश के नेताओं के बीच में भी उनकी एक अच्छी साफ सुथरा छवि है और पैठ है। इस नाते छुपे रुस्तम के रूप में वह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन उनके इर्द गिर्द रहने वाले उनके खास लोगों से अगर बातचीत किया जाए तो उनका कहना है कि व्यास सिंह अभी बिहार की राजनीति में ही रहना चाहते हैं, दिल्ली की राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो वह चुनाव लड़ने से नहीं हिचकेंगे। पार्टी का आदेश सर्वोपरि होगा, लेकिन वह टिकट नहीं मांगेंगे। उनके लोगों का कहना है कि वह टिकट के दावेदार नहीं बनेंगे। पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसके लिए वो काम करेंगे। उसी प्रकार से एक नाम और भी है जो सिवान कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, पूर्व एमएलसी हैं, मनोज कुमार सिंह। उनके कुछ समर्थकों का कहना है कि मनोज कुमार सिंह भी लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो मनोज सिंह पहले भी 2014 में लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं जदयू से।
उस समय वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके जदयू से लोकसभा के प्रत्याशी हुए थे। सफलता उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने प्रयास किया था लोकसभा लड़ने का। रघुनाथपुर से लगातार वो विधानसभा का चुनाव अलग अलग दलों से लड़ रहे हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुए तो एक बार लोजपा के प्रत्याशी रहे। सफलता नहीं मिली, लेकिन रघुनाथपुर में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और एक तरह से कहिए कि जीत के नज़दीक पहुंच करके चुक गए वो। और लगातार जिले में कोऑपरेटिव के राजनीति में होने के नाते जिले के सभी गांवों से लगातार वो संपर्क में हैं, लगातार दौरा करते रहते हैं। इस नाते वह भी प्रत्याशी हो सकते हैं अगर पार्टी घोषित करे तो। इन दो नामों के अलावा एक तीसरा नाम और भी उभर के आ रहा है। सिवान के राजनीति में वो नाम नया है, भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में भी वो नाम नया है। इंजीनियर प्रमोद कुमार मलका, वह सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार दौरा कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। और सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व से लगातार संपर्क में हैं और उनके लोगों का दावा है कि वह प्रत्याशी हो सकते हैं। कुल मिलाकर 5 नाम, 2 नाम मेन स्ट्रीम में, मंगल पांडे जी का, ओम प्रकाश यादव जी का, 3 नाम सेकेंड लाइन में, दरौंदा विधायक करणजीत सिंह व्यास सिंह का, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह का और इंजीनियर प्रमोद कुमार मलका। इन्हीं 5 नामों के इर्द गिर्द सिवान भाजपा की राजनीति अगले लोकसभा की घूम रही है। अब ये पार्टी जब तक तय नहीं करती है, पार्टी जब तक घोषित नहीं करती है कि प्रत्याशी कौन होंगे, जब तक ये सभी लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने अपने क्षेत्रों में लगातार संपर्क में हैं। देखना है कि भारतीय जनता पार्टी सिंबल किसे थमाती है। ये तो रही भाजपा के जो चर्चित प्रत्याशी हैं उनके नामों की चर्चा। अगले एपिसोड में फिर हम चर्चा करेंगे कि इनकी तैयारी कैसी है, कौन लोग किस स्तर तक जा सकते हैं चुनाव में। इसके अलावा हम एनडीए का दूसरा पक्ष, जिसको जदयू और लोजपा भी है, हम अगले एपिसोड में बारी बारी से इनके रणनीति पर भी चर्चा करेंगे, इनके प्रत्याशियों के संभावित नामों पर भी चर्चा करेंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारा यह एपिसोड परमार की बात हमारे चैनल के नए नाम सिवान डायलॉग पर देख रहे हैं। हमारा यह नाम सिवान डायलॉग आपको कैसा लगा, इस पर अपना आप प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यह नाम आपको पसंद आया कि नहीं आया, अगर पसंद नहीं आया तो क्या नाम हो सकता है, इस पर भी आप हमारा सुझाव दें। आपका सुझाव ही हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा सभी एपिसोड आपको समय पर मिलते रहे। सिवान डायलॉग में हम जल्द ही अलग अलग कई कार्यक्रम लेके आने वाले हैं। आप एक संपूर्ण चैनल के रूप में सिवान डायलॉग को देखेंगे और चैनलों से हट करके इसमें कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, आपको पसंद आएंगे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले 2 बातें और मैं करना चाहूँगा। शनिवार को देशवासियों के लिए 2 अच्छी खबरें आई। पहली खबर आई कि इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एडवांस मौसम सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से मौसम संबंधी जो आपदाएं आती हैं, तूफान, आंधी, चक्रवात, साइक्लोन, इन सबों की अग्रिम सूचनाएं हमको मिल पाएंगी, देशवासियों को मिल जाएंगी, जिससे देशवासी इन सब आपदाओं से
बच सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इस एडवांस मौसम सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई, अभिनंदन। उसी प्रकार से दूसरी खबर जो आई वो साहित्य क्षेत्र से आई और भारत सरकार के द्वारा संस्कृत के प्रखंड विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और जाने माने फिल्मकार, उर्दू के कवि गुलजार उर्फ संपूर्ण सिंह कालरा को वर्ष 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई भारत सरकार के द्वारा। देश के इन दो योग्य व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए भारत सरकार और पुरस्कार चयन समिति को बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं। साथ ही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को बधाई, जाने माने कवि फिल्मकार गुलजार उर्फ संपूर्ण सिंह कालरा को भी बधाई। देश ने अब दोनों लोगों को सम्मान दिया है, इसके लिए हम सभी देशवासी आपको बधाई देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की परमार की बात की एपिसोड मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय माँ भारती, जय सिया राम।